ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 6 बेटा वी लर्न अबाउट हाउ कैन बिल बिकम एन एक्ट। कैसे बिल जो है बेटा एक्ट में कन्वर्ट होता है। द प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल। जो भी पर्टिकुलर प्रपोजल होता है बेटा उसको ही बिल कहा जाता है। प्रपोजल को या बिल को बेटा हिंदी के अंदर पार्लियामेंट में विधेयक कहा जाता है। बराबर, कई बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि भाई आज पार्लियामेंट में ये विधेयक पास हुआ, यानी कि ये बिल पास हुआ है। जैसे अभी कृषि बिल पास हुआ था तो इसको कृषि विधेयक कहा जाता है। बराबर, तो इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बेटा बिल को पास करने की जो है वो पर्टिकुलरली एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। कोई भी बिल ऐसे ही एक्ट में बेटा कानून में कन्वर्ट हो जाता नहीं है, उसके ऊपर लंबी चौड़ी प्रोसेस की जाती है। वो प्रोसेस के अंदर हर प्रोसेस में वो मेजोरिटी वोट के साथ जब पास आउट होता है बेटा तभी वो और फिर जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन करते हैं तब जाके वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये पर्टिकुलरली पूरी प्रोसेस क्या है बेटा, इसको वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, द पार्लियामेंट डज द important work of amending the old laws, framing new laws and nullifying the absolute laws। जो पार्लियामेंट का मेन काम है बेटा वो जो पुराने कायदे हैं बेटा उसमें कहीं ना कहीं कुछ सुधार करने का। ठीक है, बहुत सारे कानून जो बहुत बरसों पहले बने बेटा वो आज के समय के लिए शायद उतने कारगर नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार करके उसको नए तरीके से लागू करवाना, फिर नए लॉज को फ्रेम करना नए टाइम पीरियड के हिसाब से, या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर लॉज हैं बेटा जिसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो उनको पर्टिकुलरली न्यूलिफाइंग करना, यानी कि एक तरीके से उनको रिमूव कर देना, उनको हटा देना, उनको रद्द करवाना, ये जो है पार्लियामेंट का काम होता है। एनी ऑफ द बिल, आइदर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और द बिल टू amend the constitution can become an act by passing through the following process। कोई भी बिल है, चाहे फिर ऑर्डिनरी बिल है, वो एक जनरल सामान्य बिल क्यों ना हो, वो मनी बिल ही क्यों ना हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में, यानी जिसको संवैधानिक तरीके से बनाया जाना उस टाइम पीरियड के हिसाब से ज़रूरी है बेटा, ऐसा कोई भी बिल जो है उसकी पूरी की पूरी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है बेटा। उस प्रोसेस में से पास होने के बाद जो है वो बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है। द बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर बेटा पार्लियामेंट के किसी भी मिनिस्टर्स के थ्रू जो है या फिर मेंबर के थ्रू जो पर्टिकुलर एलिजिबल हैं उस बिल को काम करवाने के लिए उनके थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। If any dispute arises between the two houses of the parliament regarding any bill, the president can call a joint sitting of both the houses of the parliament। लेकिन अगर बिल के रिगार्डिंग दोनों हाउसेस के बीच में बेटा कुछ कन्फ्लिक्ट है, कुछ डिस्प्यूट्स है, बराबर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेटा उसमें इंटरफियर करते हैं। वो दोनों हाउसेस की जॉइंट सेशन बुलाते हैं ताकि बिल को अच्छी तरीके से समझा जा सके, उसके अंदर जो क्वेरीज है उसको सॉल्व किया जा सके और उसको ठीक से पास करवाया जा सके। द प्रोजाइडिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन अ जॉइंट सिटिंग इज चेयर्ड बाय द स्पीकर। दोनों हाउसेस की जो जॉइंट सेशन होती है बेटा, जो जॉइंट मीटिंग होती है उसको स्पीकर ही हैंडल करते हैं। क्लियर, क्योंकि हमको पता है कि लोकसभा के अंदर बेटा स्पीकर होते हैं, तो राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं बेटा वो चेयरमैन होते हैं। लेकिन जब दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग होती है तो उसको हैंडल करने का काम स्पीकर ही करते हैं। वेर इन द बिल कैन बी पास्ड बाय मेजोरिटी, देन द बिल बिकम एन एक्ट इफ इट इज पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस। ओके, दोनों ही हाउसेस के थ्रू अगर बिल जो है मेजोरिटी के थ्रू पास आउट किया जाता है बेटा, तो बिल की जो प्रोसेस होती है बेटा वो एक तरीके से स्टार्ट कर दी जाती है और बिल जो है उस प्रोसेस में से पास आउट होने के बाद एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रोसेस क्या है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो कि प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम द बिल, ऑर्डिनरी बिल, नॉन फाइनेंशियल। बराबर, ऑर्डिनरी बिल यानी कि बिल्कुल एक तरीके से जो सामान्य विधेयक है बेटा, जो जनरल बिल्स है उसको किस तरीके से किस प्रोसीजर्स में से वो पास आउट होते हैं और किस तरीके से वो जो प्रोसीजर होती है वो कंप्लीट होने के बाद वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, द प्रोसीजर ऑफ प्रेजेंटिंग अ बिल इन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर इज कॉल्ड अ फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। बराबर, एक तरीके से देखा जाए तो जो पर्टिकुलरली बिल को पास आउट करने का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है बेटा, उस स्टार्ट का जो फर्स्ट एक तरीके की जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसको एक तरीके से हम देखा जाए तो पार्लियामेंट का एक जो है पार्लियामेंट मिनिस्टर इज कॉल्ड द रीडिंग प्रोसीजर ऑफ अ प्रेजेंटिंग बिल इन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग। बराबर, सॉरी मैं एक्चुअली यहाँ पे लाइन भटक जा रही थी बेटा, उसको फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है। वेर इन द टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स एंड द रीजन्स ऑफ द बिल आर डिस्क्राइब्ड।
बराबर। इस बिल के अंदर बेटा पर्टिकुलरली बिल का टाइटल क्लियर होता है, यानी कि बिल का सब्जेक्ट क्या है, बराबर, उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उसके उद्देश्य क्या है, वो किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं। उसके साथ साथ बेटा रीजंस, बराबर, किन कारणों की वजह से ये बिल बनाने की ज़रूरत पड़ी है, तो पर्टिकुलरली उसका टाइटल यानी कि उसका शीर्षक क्लियर होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि बिल के उद्देश्य क्या हैं, और वो किस रीजंस यानी किन कारणों से, किन कॉजेज़ की वजह से बनाया जाना जरूरी है, ये एक तरीके से डिस्क्राइब किया होता है। बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, द रिकमेंडेशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द हाउसेज एंड बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द सेंटर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। किसी भी बिल को बेटा, मनी बिल को, बराबर, जिसको हम एक तरीके से देखा जाए तो हिंदी में बेटा शायद मनी बिल को एक्चुअली क्या कहा जाता है, जो अपने गुजराती में तो इसको नाणाकीय विधेयक कहा जाता है, बराबर। हिंदी का अभी मुझे प्रॉपरली वो कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नहीं ठीक से समझ में आते कि क्या कहा जाता है। तो मनी बिल की प्रोसेस थोड़ी सी इनसे अलग होती है, जिसके अंदर बेटा जो पर्टिकुलर जो हमारे सेंटर प्रेसिडेंट होते हैं बेटा, वो सेंटर के अंदर या फिर जो स्टेट लेवल पे होते हैं, तो जो गवर्नर होते हैं वो एक तरीके से जो है बेटा एडवाइस करते हैं उसको, और वो जो रिकमेंडेशन करते हैं उस रिकमेंडेशन के बेस पे जो है उस बिल की प्रोसीजर्स को चलाया जाता है। इन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल इज डिस्कस अपॉन, बराबर। जो फर्स्ट रीडिंग होती है बेटा उसमें जो जनरल उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं बेटा, उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। ऑब्जेक्शन मस्ट बी विद द रीजंस एंड वोटिंग इज डन इफ नेसेसरी, बराबर। जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं बेटा वो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाता है, बराबर। उनको एक तरीके से हटाने का प्रयास किया जाता है, कुछ भी गलतियां हैं तो सुधारा जाता है, और उसके बाद जो है बेटा उसके ऊपर वोटिंग कराई जाती है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड रीडिंग पे। ये था फर्स्ट पैराग्राफ था फर्स्ट रीडिंग का। अब सेक्शन वाइज डिस्कशन इज डन फॉर एवरी पॉइंट, बराबर। एक तरीके से देखा जाए तो सेकेंड रीडिंग के अंदर सेक्शन वाइज डिस्कशन होता है। इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स रिप्लिकेशंस आर एग्जामिनेड। उसके पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उसके जो उद्देश्य होते हैं बेटा, और उसके जो हेतु होते हैं उनके ऊपर, और एक तरीके से देखा जाए तो बेटा ये जो यहाँ पे वर्ड लोग है कि रिप्रक्यूशंस, बराबर, यानी कि ये बिल बनने के बाद उसके प्रत्याघात क्या होंगे, बराबर, वो किस तरीके का समाज के ऊपर इफेक्ट करेगा, या देश के लिए वो क्या फ़ायदा करेगा या क्या नुकसान करेगा, ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके की मतलब इमेज को इमेजिन कर लिया जाता है। Amended are done in it on the basis of public group, association, institution और opinion of the opposition party। और अमेंडमेंट करते समय बेटा ये सारे सुधार करते समय पर्टिकुलरली जो पब्लिक ग्रुप है, एसोसिएशंस है बेटा, जो संस्था हैं, या फिर जो अपोजिशन पार्टीज़ है बेटा, सभी का ओपिनियन जो है मान्य रखा जाता है। वोटिंग इज कैरिड आउट ऑन दैट, और फिर उसके बाद वोटिंग उसी बेस पे करवाई जाती है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से देखा जाए तो बेटा सेकेंड रीडिंग का प्रोसेस चल रहा है। अब देखो, समटाइम्स ड्यू टू द वर्कलोड ऑफ द हाउसेज अ बिल कैन नॉट बी डिस्कस इन डिटेल। कई बार ऐसा होता है बेटा कि हाउस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय बिल को बहुत ज़्यादा डिटेलेड वे में बार बार मीटिंग में रख के डिस्कस नहीं किया जा सकता है। देयरफॉर इट इज़ हैंडेड ओवर टू कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड मेंबर हैविंग अ स्पेशल नॉलेज। तो उस समय इस सब्जेक्ट को, इस बिल को जो है बेटा एक्सपर्ट्स की टीम, जो हमेशा लोकसभा के पास उनके अपने एक्सपर्ट मेंबर्स की टीम होती है बेटा, बराबर, उनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, उनके पास बरसों का अनुभव होता है, तो वो इस बिल को एग्जामिन करते हैं, बराबर। वो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा इसको अच्छे से जांचते हैं, इसको समझते हैं। द कीपिंग इन अ व्यू ऑफ द पब्लिक ओपिनियन दे अंडरगो द नेसेसरी डिस्कशन एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड चेंजेस देयर इन, बराबर। पब्लिक ओपिनियन को, अपोजिशन पार्टी के ओपिनियन को, ये सारी चीज़ों को बेटा ध्यान में रखते हुए वो नेसेसरी डिस्कशंस करते हैं, सजेस्ट करते हैं, जो कुछ भी चेंजेस रिक्वायर्ड है, बराबर, उन चेंजेस को करवाया जाता है। द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी इज सबमिटेड टू द हाउसेज, और उसके बाद ये जो कमिटी है वो अपनी रिपोर्ट हाउस को सबमिट करती है। देन द बिल इज सेंट फॉर द थर्ड रीडिंग, बराबर, और उसके बाद ये जो बिल है वो थर्ड रीडिंग के लिए आगे भेजा जाता है। तो ये दो पैराग्राफ्स में अपने सेकेंड रीडिंग की प्रोसीजर देखी बेटा। सेकेंड रीडिंग पार्लियामेंट में भी होता है, लेकिन अगर
टाइम इतना ज़्यादा पार्लियामेंट में नहीं है बेटा, हाउस के पास टाइम नहीं है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने एक्सपर्ट की पैनल को ये बिल भेजता है, एक्सपर्ट की पैनल उसके ऊपर डिस्कशन करती है और थर्ड रीडिंग के लिए आगे भेजती है। अब देखो थर्ड रीडिंग में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बेटा, हाउ कैन अ बिल बिकम एन एक्ट, ये पूरी प्रोसीजर अक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी के सारे रीडिंग की प्रोसीजर्स वगैरह आपको स्टेप टू स्टेप लिखनी है। देखो अब थर्ड रीडिंग में क्या होता है, द थर्ड रीडिंग इज ओनली formal after presenting the logic in terms of expectations or rejections of the changes in the bill। बराबर, थर्ड रीडिंग के अंदर एक तरीके से थर्ड रीडिंग बेटा सिर्फ ओनली फॉर्मल रीडिंग है, यानी कि बोलते हैं ना कि सिर्फ औपचारिकता भर रह जाता है, क्योंकि सारा का सारा जो डिस्कशन है बेटा वो फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग में कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ जो थर्ड रीडिंग है ये सिर्फ औपचारिक रीडिंग है बेटा, है ना। इसके अंदर सारे स्वीकार और अस्वीकार करने के जो भी तर्क वितर्क हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कशन हो जाता है और उसको अब मेजोरिटी के साथ जो है बेटा पास आउट कर दिया जाता है। ओके, इफ़ द सेकेंड हाउस कीप अ बिल फॉर मोर देन 6 मंथ, लेकिन अगर बराबर सॉरी मैं नीचे के पैराग्राफ पे चली गई, इफ़ इट गेन द मेजोरिटी देन द बिल इज डिक्लेयर्ड पास आउट, जब मेजोरिटी उसको मिलती है तो बिल पास हो जाता है। The passed bill is signed by the chairman of the first house and then it is sent to the second house। और जो फर्स्ट हाउस के चेयरमैन है बेटा वो बिल को पास आउट करके सेकेंड हाउस के चेयरमैन को भेज देते हैं। द बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसेस इन द सेकेंड हाउस, और सेकेंड हाउस में भी जो बिल है बेटा वो एक तरीके से सेम प्रोसेस, बराबर एक तरीके से सेम प्रोसेस से पास आउट होता है। If the bill passes in the second house with its necessary amendment, it is sent to the president signature and after receiving president assent, the bill become an act। ओके, और सेकेंड हाउस में भी वो सारी प्रोसीजर में से पास आउट होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है और वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर उसको रिसीव करके उसको सिग्नेचर कर देते हैं बेटा तो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बराबर साइन नहीं करते हैं और उससे भी पहले की प्रोसेस जो सेकेंड हाउस है वो बिल को पास आउट नहीं करती है बेटा, तो आगे क्या होगा, बराबर। तो अभी क्या है कि हमने इन 3 पैराग्राफ्स में 3 रीडिंग्स में क्या देखा कि बिल पास कैसे होता है, यहाँ तक कि हमने एक पूरी की पूरी पॉजिटिव प्रोसीजर को देखा बेटा कि बिल कैसे एक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन आगे के प्रोसेस में अब हम देखेंगे कि मान लो अगर सेकेंड हाउस बिल को पास आउट ही नहीं करता है बेटा, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक उस बिल को नहीं जाने देता है और वो बिल को 6 मंथ तक अपने पास ही रखे रखता है, तो आगे क्या होगा, बराबर। तो इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो आपको अभी तक पूरी बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने की पूरी प्रोसीजर आपने देख ली। ओके, तो यहाँ पे आपको ये 3 रीडिंग्स ध्यान में रखनी है। ओके, अब इसके बाद का जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि अगर मान लो ये नहीं होता है तो क्या होगा। ओके, थैंक यू।